नीली क्रांति यहां से विधायक जा करके छत्तीसगढ़ रायपुर में भेजने वाला। और जब मैं वहां से एंट्री कर रहा था तो चलने से पहले मालूम हुआ 1000 के आसपास लोग वहां बैठे। हमने कहा चलो भाई, लेकिन जब मैंने इस गेट के अंदर एंट्री किया तो लगा कि तो जनसैलाब है। और ये जनसैलाब ने आज तय कर लिया है कि बेंद्रा का विधायक हम बना करके हमारे बहन जी की झोली में डालने का काम करें। और उससे पहले कई वक्ताओं ने अपनी बात को रखा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात को रखा। जो छत्तीसगढ़ का दर्द है, जो बस्तर का दर्द है, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के अंदर दिखाई पड़ता है। तो किस तरह से गरीबी, बेचारी, बेरोजगारी, शिक्षा की बात हर जगह करने का काम करते हैं और हर जगह अपने अधिकार की बात करने का। और कहते भी हैं कि इस प्रदेश के अंदर बाहर से आए हुए लोग अरबपति बन गए, हजारों करोड़ रुपया उनका विदेशों में जमा पड़ा। और लेकिन छत्तीसगढ़ का बेटा दूसरे प्रदेशों में जाके मजदूरी करता। बाहर से आए हुए लोग यहां राजा बन गए, लेकिन यहां का बेटा मजदूरी करता। और यहां के बेटों को शिक्षा नहीं मिलती, यहां के बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती। यही सारी चीजें तो बहुजन समाज पार्टी खत्म करना चाहती है इस देश के अंदर। और ये कहना चाहती है कि छत्तीसगढ़ के अंदर अगर लोहा निकाला जाएगा, छत्तीसगढ़ में कोयला निकाला जाएगा, छत्तीसगढ़ में पत्थर निकाला जाएगा, उन माइंस के अंदर ST, ST, OBC को रिजर्वेशन हम देने का काम करेंगे और ताकि उनके बच्चे भी बड़े बड़े खदान के मालिक बन सके, बड़े बड़े खदान के मालिक बन सके, कोयले खदान के मालिक बने, लोहे के खदान के मालिक बने, पत्थर की खदान के मालिक बने। और ये तभी संभव होगा जब बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ में रायपुर पहुंचने का काम करेगी साथियों। और एक एक विधायक आप जिताएंगे, तब जाकर के ये सपना, ये बाबा साहब का सपना, संविधान का सपना छत्तीसगढ़ में पूरा होकर के। और ये बात उधर बैठे हुए लोग जानते हैं, और दिल्ली में बैठे हुए लोग जानते हैं। उन्हें डर इसी बात का होता है कि कांग्रेस सरकार बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीएसपी सरकार न बनाने का, बीएसपी नहीं आनी चाहिए, ये उनको खौफ रहता है। ये आपस में दोनों मिल जाते हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कहीं कांग्रेस कभी बीजेपी, और आपस में ये सेटलमेंट करते हैं कि हम दोनों तो ठीक हैं, लेकिन गलती से भी बीएसपी नहीं आनी चाहिए। अगर बीएसपी आ गई, ये गरीबों के जो बच्चे हैं, जो मजदूरी करते हैं, ये अपने अधिकार की बात करेंगे, अपने हक की बात करेंगे और ऊंची ऊंची कुर्सी में बैठ के इस देश पर राज करने का काम करेंगे। इसीलिए ये बीजेपी के लोग और कांग्रेस के लोग हमें रोकने का प्रयास करते। और इसीलिए अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि किस तरह से ये दोनों पार्टियां हमारे वोटों को बांटने का काम करती हैं। अभी दाऊराम रत्नाकर जी ने भी आपको चिरैया वाला एक कहानी भी सुनाई, चिरैया वाली कहानी सुनाई कि ओबीसी को लगता है कि मैं उड़ जाऊंगा, तो उड़ता है वापस चला आता है। ऐसे लगता है SC, ST के लोगों को कि मेरे विधायक है वहां बहुत सारे, मेरा गवर्नर बैठा है बहुत सारा, तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि काम नहीं हो रहा है। अगर काम हो रहा होता तो माननीय श्री कांशीराम साहब को बहुजन समाज पार्टी नहीं बनानी पड़ती, क्यों काम नहीं हो रहा। और काम किस बात का? अरे हम मजदूरी नहीं मांग रहे, हम आपसे मजदूरी नहीं मांग रहे, हम 5 किलो राशन भी आपसे नहीं मांग रहे। अरे हम तो इस देश में जो संविधान में हक लिखा है उस हक को मांग रहे हैं, और ये हक हम लेकर के रहेंगे। और आज पूरे देश का नौजवान,
पूरे देश के बहुजन समाज के लोग आज जाग चुके हैं और उन लोगों ने ये प्रण कर लिया है कि 2024 में हम इस देश की गद्दी पर बहन जी को बैठा करके रहेंगे सर। और इसलिए जरूरी है कि 2023 का जो चुनाव आपके प्रदेश में होने वाला है और इस प्रदेश के अंदर चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बड़ी ताकत बनकर के रायपुर पहुंचनी चाहिए और कम से कम अपने आप में सरकार बना ले। अगर अपने दम पे सरकार ना बना पाए तो बिना बीएसपी की कोई सरकार रायपुर में बननी भी नहीं चाहिए। अगर आप सभी लोगों ने ये काम कर लिया तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि 2024 में इस देश के अंदर, इस देश की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर हमारी बहन जी, आप सबकी बहन जी उधर बैठने का काम करेंगे साथियों। और मेरी समझ से यहाँ जितनी मेरी माताएं, जितनी बहनें, जितने युवा, जितने भी लोग आए हुए हैं, ये सबके मन में है दिल्ली की गद्दी पर मेरी काश बहन जी बैठे। है कि नहीं है? इतने लोग चाहते हैं कि बहन जी देश की गद्दी पर बैठे और आप सारे लोग पूरे मन से चाहते हैं कि हमारी बहन जी इस देश की गद्दी पर बैठे। लेकिन देश की गद्दी पर बैठना इतना आसान नहीं है और इतना आसान नहीं है। और इतना आसान होता तो सम्राट अशोक के बाद आज तक इस देश के अंदर कितने साल, सैकड़ों साल हो गए, सैकड़ों साल तक बहुजन समाज के लोग इस देश की गद्दी पर नहीं बैठे। बाबा साहब भी चाहते कि राजनीति में करूं, राजनीति करने के लिए बाबा साहब ने 1935 में इंडियन लेबर पार्टी बनाई, 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया और 30 सितंबर 1956 को बाबा साहब ने घोषणा मुंबई में करी कि हम बहुत जल्दी एक राजनीतिक पार्टी बनाने का काम करें। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि बाबा साहब के कुछ दिन बाद ही बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया और बाद उनके बाद 1 अक्टूबर 1957 में आरपीआई बनाई गई उनके बेटे के द्वारा, यशवंत अमृतसर के द्वारा। इसलिए बाबा साहब भी जानते थे कि बिना राजनीति के हमारे समाज का कल्याण नहीं हो सकता, बिना राजनीतिक सत्ता के मेरे समाज को हक अधिकार नहीं मिलने वाले। बाबा साहब ने हम सबको अधिकार दिए, बाबा साहब ने हम सबको संविधान दे दिया और उस संविधान के अंदर शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार, मान सम्मान के साथ में रहने का अधिकार, अपने धर्म को मानने का अधिकार, ये सारे अधिकार बाबा साहब ने संविधान के अंदर दिए। और यहाँ तक बाबा साहब ने संविधान के अंदर ये लिख दिया कि मेरे समाज के ऊपर कोई भी जुर्म और जाति नहीं कर सकती। कोई भी व्यक्ति, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी रईस आदमी हो, हमारे समाज के ऊपर जुर्म और जाति नहीं कर सकता। लेकिन क्या आप बताते हैं, क्या आप जानते हैं इस देश के अंदर हर 1 घंटे के अंदर हमारी बहू बेटियों के साथ में बलात्कार हो, हर 1 घंटे के अंदर, ये लिखा पढ़ी की है बात। हर 1 मिनट में हमारे दलित भाइयों के साथ में अत्याचार होता है, हर आधा मिनट में एक बलात्कार होता, आधा मिनट होता हत्या होती है, पूरे देश के अंदर होती है। चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो आपका झारखंड हो, चाहे बिहार हो, कहीं जाइए आप, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कहीं जाइए, पूरे देश के अंदर दबे कुचले लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, उनकी बहू बेटियों के साथ में दुराचार होता है। लेकिन ये सारी चीजें संविधान में लिखी है कि अगर इन सब के साथ में कोई कर्म होता है तो उन पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे नियम कानून बाबा साहब ने बना करके दिए, लेकिन उसके बाद भी इस देश के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं रुका, आदिवासियों पर अत्याचार नहीं रुका, क्योंकि इस देश में बैठी सरकारें, प्रदेश में बैठी सरकारें, इन लोगों ने कभी भी बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह लागू करने का काम नहीं किया। अगर इन लोगों ने बाबा साहब के संविधान को लागू कर दिया होता तो मैं दावे के साथ में कहता हूं, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि हमारी बहू बेटियों के दबाव उठा करके भी देख लेता थे। और ये काम हमने करके भी दिखाया। उत्तर प्रदेश में जब आदरणीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उस वक्त पूरे प्रदेश के अंदर गुंडा राज था, चारों तरफ हमारे बहू बेटों की तरफ लोग गंदी नजर से देखते थे, हमारे युवाओं की हत्याएं होती थी, हमारे युवाओं को पीटते थे वो लोग, बेगारी करते थे वो लोग। जब बहन जी सरकार में आई तो बहन जी ने सबसे पहले कहा ये मेरा प्रदेश है,
मैं मुख्यमंत्री हूं और मेरे प्रदेश में बाबा साहब की विचारधारा के हिसाब से सरकार चलाने का काम करेंगे। और बाबा साहब ने संविधान को लागू कर दिया और प्रदेश के अंदर एक भी बेटी के साथ में बलात्कार उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ जब तक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री। बड़े बड़े गुंडे मवालियों को, बड़े बड़े गुंडे मवालियों को, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को माया बहन जी ने उठा करके जेल में डालने का ये ताकत अगर कहीं है, ये ताकत बाबा साहब के संविधान के साथ है। और इसलिए मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, आप सभी लोग पूरी ताकत के साथ में अपनी सरकार बनाइए। पूरी ताकत के इसमें जब आप सरकार बनाएंगे, जब सरकार बनाएंगे तो आप यहाँ के लोग वंचित नहीं रह जाओगे, बेरोजगारी नहीं होगी, अशिक्षा नहीं होगी, गुलामी नहीं होगी, क्योंकि जब आपकी सरकार होगी तो आप यहाँ के राजा बन जाएंगे, छत्तीसगढ़ के राजा कहलाएंगे, कहीं गरीब नहीं कराएंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर आपका बच्चा करीब करीब अभी आरटीआई के द्वारा खबर लगी, आरटीआई के द्वारा खबर लगी कि छत्तीसगढ़ के करीब करीब 30 से 40 लाख नौजवान मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। 40 लाख नौजवान इस प्रदेश को छोड़ करके बाहर मजदूरी करने जाते हैं। कहीं बिहार में कहीं वो बंगाल में है, तो कहीं महाराष्ट्र में है, कहीं विशाखापट्टनम में है, कहीं हैदराबाद में है, कहीं केरल में है, कहीं वो तमिलनाडु में काम करता है, मजदूरी करने जाते हैं। और जबकि इसी प्रदेश के अंदर बड़ी बड़ी खानें हैं, कोयले की खान, लोहे की खान, जस्ते की खान, अभ्रक की खान, ये तमाम खाने यही होती और तमाम सीमेंट फैक्ट्रियां यहाँ पे, तमाम पावर प्लांट यहाँ पर है। अगर सरकार हमारी हो जाए तो मैं दावे के साथ में कहता हूँ हर परिवार से नौकरी देंगे, उसके बाद बाहर वालों को नौकरी यहाँ पे देंगे, हर परिवार को नौकरी देंगे और यहाँ से गरीबी खत्म करेंगे, अत्याचार को मिटा कर रख देंगे, अत्याचार जुर्म जाति को पूरे देश से मिटा कर रखेंगे। और ये काम हमने उत्तर प्रदेश में भी करके दिखाया। जब उत्तर प्रदेश के अंदर अत्याचार चरम पे हुआ, माननीय बहन जी ने कहा अगर हमारे भाइयों के ऊपर अत्याचार होगा, गांव देहात के ऊपर अत्याचार होगा, तो इनको अपने अत्याचार को रोकने के लिए इन सब लोगों को, गरीबों को भी अपनी सुरक्षा के लिए इन्हें बंदूक के लाइसेंस मिल रहे। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना जहां पर दलितों को बंदूक का, रिवॉल्वर का लाइसेंस माननीय बहन ने लाखों की संख्या में देने का, लाखों की संख्या में उधर बंदूक के लाइसेंस दिए गए ताकि हमारी बहू बेटियों पर कोई बुरी नजर से देख ना सके। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, ये अभी समय आ गया, ये 2023 और 2024 हमारे मिशन और मूवमेंट के लिए है। मिशन और मूवमेंट के हमारे होता है, हमारे संविधान के लिए अहम है। केंद्र में बैठी सरकार ये सपना देख रही है कि 2024 में हम वापस आएंगे और वापस आकर के बाबा साहब के संविधान को बदल करके रखेंगे। ये वो लोग बोल रहे हैं, उनके कई सारे सांसदों ने बात बोला, कई सारे उनके मंत्रियों ने बात बोली है। और यहाँ तक तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री है केसीआर, उसने भी बोला है कि नया संविधान होना चाहिए, नई सोच के साथ होना चाहिए। तो वहां तेलंगाना में तो मैंने उस मुख्यमंत्री का काम कर दिया, अब वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी ने उसका हिसाब कर दिया, जो हमारे संविधान पे गुण रखेगा तो उसको इस लायक नहीं छोड़ेंगे, वो संविधान बदलने के बाद दोबारा कर सकेगा। इसलिए तेलंगाना में उसका इंतजाम हो चुका है। और आप बात आती है केंद्र की सरकार का, तो केंद्र की सरकार का इंतजाम भी हम जल्दी करेंगे। जिन लोगों ने कहा है कि हम बाबा साहब के संविधान को बदलेंगे, तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ, हम आपको इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि आप हमारे संविधान पे पूरी नजर से देख भी सकते। और इसलिए मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि 2023 और 2024 हमारे संविधान को बचाने का महासंग्राम है। अगर आप सभी लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी को मार करके फटा करके आगे बढ़ेंगे और हाथी वाले बटन को दबाएंगे तो अपने संविधान को बचाने का काम करेंगे। ये बात
संविधान को बचाने की है, ये बात अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने की है। ये सत्ता का महासंग्राम है। इस सत्ता के महासंग्राम में अगर आप जीतेंगे तो बाबा साहब के सपनों को इस देश में पूरा करेंगे साथियों। और इसलिए मैं आप कहना चाहता हूँ 2023 की जंग भी हमारे लिए अहम है और उसके बाद ये 2024 की जंग भी हमारे लिए अहम है। मैं जंग इसलिए बोल रहा हूँ, ये सत्ता का महासंग्राम है और महासंग्राम जब होता है तो ये जंग होती है और ये जंग बंदूक से नहीं होगी, ये जंग तलवार से नहीं होगी, ये जंग गोली बारूद से नहीं होगी। ये जंग जो होगी वो बाबा साहब के अधिकार वोट से होगी साहब। इस वोट के जरिए इस बार ये जंग होने वाली है और इसीलिए बाबा साहब ने हम सबको वोट का अधिकार दिया। बाबा साहब जानते थे कि मेरा समाज जो हजारों साल से इस देश में गुलाम रहा, हजारों साल से गुलाम रहा, तो मेरा समाज कैसे आगे बढ़ेगा, ये मेरा समाज इस देश की गद्दी पर कैसे बैठेगा, दिल्ली की गद्दी पर कैसे बैठेगा। इसीलिए बाबा साहब ने हम सबको वोट का अधिकार दिया और कहा मेरे बच्चों आपको इसी वोट का इस्तेमाल करके इस देश की गद्दी पर बैठना है और अपने संविधान को बचाना चाहते हैं। ये बात बाबा साहब ने बोली और इसलिए मैं आज सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ, तमाम अभी चुनाव का समय आ गया, तमाम चुनाव के समय में लोग आएंगे कोई बकरा भात खिलाएगा। छत्तीसगढ़ में बकरा भात का चलन होता है कि नहीं होता? होता है क्या? होता है सर। पीछे खाने वाले बता होता है। अरे घर में खाते हैं उसका नहीं खाता। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव जब आएगा तो बकरा भात भी खिलाएंगे आप, दारू की बोतल भी देंगे वो लोग, देते नहीं देते? दारू की बोतल भी देंगे, बकरा भात भी खिलाएंगे, साड़ी भी बांटेंगे, पायल बांटेंगे, बिछिया बांटेंगे, 500 रुपए 1000 रुपए भी बांटना शुरू कर देंगे क्योंकि उन्हें आपका वोट चाहिए और मौका पड़ेगा तो आपके पैरों पे लौट भी जाए, आपको पैरों को छुएंगे। इसलिए आप गलती नहीं करिएगा। ये बाबा साहब ने हमें वोट की ताकत दी है, ये 1000 रुपए 500 रुपए के लिए नहीं, ये बकरा भात के लिए नहीं, दारू की बोतल के लिए नहीं, अरे आपको राजा बनाने के लिए दी है ताकि आप इस देश की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठो। जब आप दिल्ली की गद्दी पर बैठोगे तो आप झोपड़पट्टियों में नहीं रहोगे। मानते है कि नहीं मानते? राजा कहाँ रहता है? राजा महलों में रहता है कि नहीं रहता है? राजा कहाँ रहता है? राजा महलों में रहता है। और जब आप राजा बन जाएंगे इस देश के तो आप झोपड़पट्टियों में नहीं रहेंगे, अरे आप इन महलों में रहेंगे और एसी वाले मकानों में रहने का काम करेंगे। आप मजदूरी नहीं करेंगे, आप भी खदानों के मालिक बन जाएंगे, आप क्रेशरों के मालिक बन जाएंगे, आपके बच्चे भी पढ़ लिख करके डिप्टी एसपी कलेक्टर बन जाएंगे। आप 5 किलो राशन की लाइन नहीं लगाएंगे। आज केंद्र की सरकार बोलती है हम 5 किलो राशन फ्री बांटने का काम करते और हमारे गरीब भाई बहन उस 5 किलो राशन लेने के लिए पूरा दिन लाइन में लगे रहते हैं। और जब आप राजा बन जाओगे तो 5 किलो राशन के लिए लाइन नहीं, 50 किलो राशन डेली बांटने का, अपने आप बांटना शुरू कर। और यही हम चाहते हैं कि बीएसपी यही चाहती है इस देश के अंदर ये दबे कुचले पिछड़े आदिवासी ये 5 किलो लाइन राशन के लाइन नहीं, इस देश में देश की गद्दी पे बैठने की लाइन लगानी चाहिए। हम बैठेंगे, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे। ये हमारे अंदर भूख होनी चाहिए, देश की गद्दी पर बैठने की भूख होनी चाहिए। और जिस दिन आपने अपने अंदर ये भूख जिंदा कर ली कि दिल्ली की गद्दी अब हमारी है, अब बहुजन की, अब बहुजन की, देश की गद्दी दिल्ली हमारी। जिस दिन आपके मन में बात आ जाएगी तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि हाथी पे बैठा मुहावत हाथी से उतर के हाथी को नमस्कार करेगा। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने एग्जाम दिया नहीं दिया? हाथी पे बैठा महावत भी हाथी से उतरेगा और हाथी को माला पहनाएगा जब आप दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएंगे। और इसीलिए दिल्ली की गद्दी याद रखिए, देश की गद्दी याद रखिए, प्रदेश की गद्दी याद रखिए। अरे सरकार छोटी मोटी बात नहीं होती। आप लोग सोचते हैं सरकार होती क्या? कोई कहता है सरकार बीजेपी की है, कोई कहता है सरकार कांग्रेस की। कभी आपने सोचा सरकार क्या होती? सरकार के माने क्या होता है? कभी आपने ध्यान दिया? सरकार बात सरकार नहीं होती। इतना सोच लिया कि भाई बीजेपी की सरकार आ गई, अब कांग्रेस की सरकार आई। और सरकार के माने क्या होता है? सरकार के माने होता है
जल जंगल जमीन का मालिक। अब समझ लीजिए, सरकार के मारे होता है जल जंगल जमीन का मालिक। सरकार के मारा हो गया ये जो खदान है, कोयला हो चाहे लोहा हो चाहे अभरा का सोना हो चांदी हो गैस हो पेट्रोल हो, उसका मालिक। सरकार के मारे हो गया सारी पुलिस का मालिक। सरकार के मारे हो गया कि जितने कलेक्टर बैठे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, जितने कलेक्टर जितने एसपी बैठे हैं उनका सबका मालिक। सरकार के मारे हो गया कि जितने भी डॉक्टर हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, जितने भी मास्टर हैं, जितने भी इंजीनियर हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उन सबका मालिक। यही तो होता है मालिक सरकार। मालिक की सरकार के इशारे पे सारे लोग काम करते और सरकार बोल दे कि भाई ये कोयले खदान रामेश्वर खरे जी को मिलेगी, तो किसी की हिम्मत है क्या तो रोक ले? मालिक कोयले खदान के मालिक कौन होंगे? अदानी नहीं होगा तब रामेश्वर खरे जी। और रामेश्वर खरे जी से कितने लोग, चाहे पात्रे हो चाहे खड़े हो चाहे कूदे हो, यही बीएसपी के लोग, बीएसपी के कार्यकर्ता खदानों के मालिक, कोयले के मालिक बनेंगे, लोहे के मालिक बनेंगे। तमाम मेरे आदिवासी भाई बहन जो जंगल में रहते हैं बस्तर में, चाहे वो ढेला का इनका लोहे का कारखाना हो, उसके मालिक कौन बनेगा? वो तमाम मेरे आदिवासी भाई बहन बैठे वो बनेंगे। यही संविधान कहता, यही बाबा साहब का संविधान कहता कि अदानी अंबानी वही ना पैदा, अदानी अंबानी मेरे समाज को नहीं पैदा होने का। ये संविधान कहता है। बाबा साहब कहते हैं कि अमीरों के बच्चे वहां ना पैदा हो, अमीर यहाँ भी पैदा हो ताकि इनके बच्चे पढ़ लिखे कलेक्टर बने, डिप्टी बने, एसपी बने, मजदूरी ना करें, मजदूर ना बने। ये संविधान कहता है और यही बात बहुजन समाज पार्टी चाहती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर एकमात्र पार्टी है जो बाबा साहब की विचारधारा को, साहू की विचारधारा को, फूले की विचारधारा को इस देश में लागू करना चाहती है। एक भी और दूसरी पार्टी नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है, बीजेपी भी नहीं है कि कोई पार्टी बोल दे। एक भी पार्टी ये बात नहीं बोलती है कि हम बाबा साहब की विचारधारा को लागू करेंगे। कोई बोलता है क्या? वही बोलता है या कांग्रेस बोलती है कि बाबा साहब की विचारधारा को लागू करेंगे, या बीजेपी बोलती है कि बाबा साहब की विचारधारा लागू करेंगे? अगर कोई नहीं बोलता है तो आपकी अपनी पार्टी, आपकी अपनी पार्टी, गरीबों की पार्टी, ओबीसी की पार्टी, आदिवासियों की पार्टी, एससी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी बोलती है। और समाज के गरीबों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी डंके के चोट पे बोलती है कि हम जब भी सत्ता में आएंगे तो बाबा साहब के संविधान को इस देश में 100% लागू करके रहेंगे। ये बात बहुजन समाज पार्टी बोलती है। और इसीलिए आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, इस बार एक कसम खा लीजिएगा और जितनी जल्दी हो सके, मेरे ओबीसी के तमाम मेरे भाई बैठे हुए, आदिवासी समाज के तमाम मेरे भाई बहन बैठे हुए, जितनी जल्दी हो सके ये नीला झंडा और हाथ के निशान जितनी भी जल्दी हो सके, जितनी भी जल्दी हो सके ये नीला झंडा, हाथी निशान और उसमें लगा मजबूत डंडा अपने हाथों में ले करके आगे की तरफ बढ़ पड़े। जितनी जल्दी हो सके ये संविधान जिंदा है तब तक आपके अधिकार जिंदा रहेंगे। और ऊपर बैठी सरकारें हमारे संविधान पे हमला करना चाहती है। और अभी हम संविधान की बात कर रहे हैं, मेरे हाथ में ये संविधान, बाबा साहब ने संविधान लिखा और इस संविधान के अंदर आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 है। इस सब 38 और 39 के अंदर जो हमारी आय है उस आय के बारे में लिखा कि कोई भी असमानता नहीं होनी चाहिए, कोई भी अमीरी गरीबी नहीं होनी चाहिए, हर घर में खुशहाली होनी चाहिए, हर घर में 2 वक्त की रोटी होनी चाहिए, हर घर में शिक्षा होनी चाहिए, हर घर में नौकरी होनी चाहिए। यही तो सारी बातें इसमें लिखी नहीं लिखी है। आर्टिकल 15 आपने मूवी देखी होगी, एक पिक्चर आई थी आर्टिकल 15, देखी नहीं देखी? कितने लोगों ने देखी थी आर्टिकल 15? उत्तर प्रदेश की घटना थी। और आर्टिकल 15 में लिखा है, बाबा साहब ने संविधान लिखा हो कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म और धर्म के स्थान पर किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद भी देश के अंदर भेदभाव होता है, छूआछूत होती है, ऊंच नीच की भावना होती है। मगर इस संविधान में लिखा है, देश संविधान पे चलता है, प्रधानमंत्री संविधान पे चलता है, सुप्रीम कोर्ट संविधान पे चलता है।
चलता है, मुख्यमंत्री संविधान पर चलता है, तो आखिर इस संविधान के अंदर लिखी बातें इस सरकार क्यों लागू नहीं करती, क्यों लागू नहीं करती है? यही हमारी और उनकी जंग है, विचारधारा की जंग है। और हम दावे के सामने कहते हैं कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उसी दिन हम बाबा साहब के संविधान को 100% इस देश में लागू करने का काम करेंगे, उसी दिन लागू करने का काम करेंगे। और इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, बाबा साहब की मूर्ति यहाँ कई बार कई जगहों से देखी, वो भी बड़ी मूर्तियां लगी हुई, बाबा साहब की मूर्ति में बहुत बड़ा संदेश आ गया, बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। बाबा साहब की मूर्ति में बाएं हाथ में संविधान होता है, बाएं हाथ में संविधान और दाहिने हाथ में उंगलियों का इशारा होता है। और बाएं हाथ का संविधान के मतलब है, बाबा साहब ने कहा कि मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारे शरीर में खून का आखिरी कतरा है तब तक आप अपने संविधान की रक्षा करनी होगी। ये बात किसने बोली? बाबा साहब ने बोली। और दूसरी बात बाबा साहब ने बोली कि मेरे बच्चों, जाओ उस शक्ति के मंदिर में कब्जा कर लो। और शक्ति के मंदिर माने क्या है? पार्लियामेंट का। जाओ मेरे बच्चों, उस पार्लियामेंट पे कब्जा कर लो अपने वोट से। और जिस दिन आप उस पार्लियामेंट पे कब्जा कर लोगे उसी दिन आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये बात बाबा साहब का सपना, ये बात बाबा साहब की लगी मूर्ति बोलती। और इसी बात को पूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ये नीला कफन बांध के हमारे कार्यकर्ता गांव गांव में जाते हैं और एक कसम खाते हैं, हम बाबा साहब के संविधान को और बाबा साहब के सपनों को 2023 में छत्तीसगढ़ में और 2024 में देश की गद्दी पर माननीय बहन जी को बैठा करके पूरा करने का काम पूरी ताकत के साथ में करेंगे सर। और यही बात मैं आप सबके बीच में करने के लिए आया। यही बात, यही संदेशा जो हमारे बहन जी ने मुझे दिया था कि फिल्म के सीट इस बार बीएसपी के खाते में जानी चाहिए। बीएसपी का विधायक फिल्म से जीत करके वहां पर जाना चाहिए। ये बात हमारी आदरणीय बहन जी ने हमको यहाँ आने से पहले बोला। और इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करने के लिए आया। और एक नारा मैं आपके सबके सामने बोलूंगा। ये नारा हमारा नहीं है, ये नारा मानव श्रीकांत श्रीराम का बनाया है, जिसके बारे में अभी बताया कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये बात कितने लोग जानते हैं? ये बात कितने लोग जानते हैं कि वोट हमारा राज तुम्हारा? और उसके बाद ही हमें वोट मिलता है राजा। ये सारे लोग जानते हैं कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और वोट कितना मिलता है? तेरा हजार। अगर ये सारे लोग इस बात को जानते हो तो वोट तेरा नहीं 93,000 मिलना चाहिए। तेरा नहीं 93,000। इसके बारे में डिटेल में बात करता हूँ। मानव श्रीकांत श्रीराम साहब ने नारा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसके पीछे कहानी क्या? इसके पीछे कहानी ये थी कि जो लोग तुम्हारे अच्छे कपड़ों से नफरत करते, जो लोग तुम्हारे बच्चों से नफरत करते, जो लोग तुम्हारे बच्चों की नौकरियों से नफरत करते, जो लोग तुम्हारी ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठने से नफरत करते, जो लोग तुम्हारे अच्छे खाने से नफरत करते, जो लोग तुम्हारे अच्छे अच्छे घरों से नफरत करते, तो क्या वो लोग तुम्हारा वोट लेकर के विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर तुम्हारे बच्चों के अधिकार को बनाने का काम करेंगे? क्या करेंगे भाई? जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, क्या वो लोग तुम्हारा वोट लेकर तुम्हारे बच्चों के लिए कि वहां कानून बनाने का काम करेंगे? कितने लोग जानते हैं? क्या करेंगे वो लोग? नहीं करेंगे ना? तो हाथ उठाइए कितने लोग बोले नहीं करेंगे। वही मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। माने कि वो हमारे लिए काम नहीं करेंगे। जब हमारे लिए काम नहीं करेंगे तो वोट किस लिए भाई? वोट किस लिए? हमारे लिए आवाज आप उठाते नहीं हो पार्लियामेंट के अंदर, हमारे लिए आप आवाज छत्तीसगढ़ में उठाते नहीं हो विधानसभा के अंदर, तो हम अपना वोट तुम्हें क्यों क्या दें उनको वोट? जो हमारे लिए कानून नहीं बनाएंगे, हमारे बच्चों को शिक्षा फ्री नहीं देंगे,
हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं बनाएंगे, हमारे बच्चों के लिए अस्पताल नहीं बनाएंगे, तो क्या उनको वोट देना चाहिए? नहीं नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वोट हमारा राज द्वारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब वोट हमारा राज हमारा छत्तीसगढ़ में यही चलेगा, यही चलेगा। और इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, पूरे देश में बड़ा गंदा माहौल, आज SC/ST के लोग पूरे देश के अंदर दबाए जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं। अभी एक घटना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने बहुत लोगों ने बात सुना, एक IAS था, तेलंगाना का IAS था, उसका नाम था जी कृष्णैया। वहां जानते नहीं जानते आप? जी कृष्णैया एक IAS था। जी कृष्णैया तेलंगाना के एक दलित IAS था। बिहार में उसकी पोस्टिंग थी और 1994 में उसको पीट के मार डाला गया। गुंडों ने उसे गाड़ी से खींच करके कलेक्टर को पीट के मार डाला, और जिसने कलेक्टर को पीट के मार डाला, उस अपराधी को सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट से फांसी की सजा मिली और हाई कोर्ट से उसे उम्र कैद की सजा मिली। माने उम्र कैद की सजा उसे अपराधी को मिली, उस आनंद मोहन को उसे पहले फांसी की सजा मिली, बाद में उसकी सजा उम्र कैद में बदल गई। अभी बिहार की सरकार ने क्या किया? जिस अपराधी ने आनंद मोहन ने जिस दलित कृष्णैया की हत्या की थी, पहले उसे डंडों से पीटा, उसकी मौत नहीं हुई, तो ईंटों से उसके सर को और चेहरे को कुचल दिया, ईंट से उसके सीने में बैठकर कुचल कर उसको मार दिया। तब भी नहीं उसकी मौत हुई, तो उसने कटपटी पे रिवाल्वर से गोली मारी। एक दलित IAS, दलित कलेक्टर को उन लोगों ने मारा, और उस व्यक्ति को नीतीश कुमार की सरकार ने अभी पिछले महीने छोड़ने का 27 अप्रैल को। अब आप समझ लीजिए कौन है आप, कौन आपके लिए काम करे। और कोई नहीं बोला पूरे देश के अंदर, न बीजेपी की सरकार बोली, न कांग्रेस की सरकार बोली, और कांग्रेस वहां गठबंधन में है, मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, कांग्रेस के 3-4 मंत्री बने हुए हैं, लेकिन दलित IAS मार दिया गया। और दलित IAS को मारने वाले अपराधी को कांग्रेस ने, लालू यादव के बेटे ने, नीतीश कुमार ने छोड़ने का, और न बीजेपी बोली न कांग्रेस बोली, कोई नहीं बोला। और एकमात्र आपके नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ से ललकारने का काम किया था, ललकारने का काम किया। और उसके बाद पूरी देश की मीडिया, पूरी देश के लोगों ने इस बात को सराहा कि एकमात्र कोई नेता है दलितों की, आदिवासियों की, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है, जिनको आज ही अपने समाज से उतार किया था। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है, और अपना कोई है तो आपकी बहन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हम सब लोग मिल करके इस बार 2024 में बहन जी को देश की गद्दी पर बैठा करके उनको देश की ताजपोशी देने का काम करेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भीम। आवाज नहीं आई? जय भीम के मायने होता है ताकत। कभी सोचा आपने? जय भीम ऐसा नहीं होता है कि जय भीम कोई बात है। अरे जय भीम के माने है ताकत, जय भीम का माने है अधिकार, जय भीम के माने है संविधान। तो बोलिए जोर से, ताकि बहन जी के कानों तक आवाज जानी चाहिए कि बिंद्रा के पहलों ने आवाज आज दिखा दी। जय भीम, जय भीम, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। BSP की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान, BSP की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। महात्मा फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भगत श्रीकांत राम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।